कॉमर्स और अकाउंटिंग के आप सभी स्टूडेंट का फिर से इस अकाउंटिंग कंसेप्ट के इस वीडियो में स्वागत है। चलिए, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की कुछ एक्स्ट्रा बातें। देखिए, मैंने पहले इसी टॉपिक पर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बहुत बेसिक बातें एक्सप्लेन की थी और ये एक्सप्लेन किया था कि ये कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं फाइनल अकाउंट के रूप में। मीन्स रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मीन्स ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट, ईयर के एंड की बैलेंस शीट, ये सब बनाते हैं। और कुछ बहुत सारी बातें हमने उसमें डिस्कशन की थी। उसके आगे की जो कुछ और बात है जो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चैप्टर को समझने के लिए, वो हम समझते हैं। तो देखिए, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए नहीं बने हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। मैंने एक जो कंप्लीट वीडियो उसके ऊपर बनाया है वो जरूर देखिएगा इस वीडियो के पहले, तभी आपको दोनों वीडियो की सारी बातें समझ में आएगी, राइट। अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देखेंगे तो हो सकता है आपको सारी बातें समझ में ना आए। तो मैंने जो फर्स्ट वीडियो इसके ऊपर बनाया हुआ है वो जरूर देखिएगा बेसिक बातों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मैं आपको इसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये सब बहुत सारी बातें एक्सप्लेन की थी कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए नहीं बने होते हैं वो अपने फाइनल अकाउंट्स ईयर के एंड में बुक्स को क्लोज करने के बाद कैसे बनाते हैं, क्योंकि फाइनल अकाउंट तो उनको भी बनाना पड़ेगा, भले प्रॉफिट के लिए नहीं बने पर ये जानना तो पड़ेगा कि कितनी साल भर की इनकम हुई, कितने एक्सपेंसेस हुए, हमारी बैलेंस शीट कैसी है, एसेट लायबिलिटी की पोजीशन क्या है। तो ये सब जानने के लिए वो सब बनाना तो पड़ता ही है, राइट। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं ईयर के बिगिनिंग की भी और ईयर के एंड की भी। तो ये सब हमको क्वेश्चन में जैसा दिया हो वैसा हमको सॉल्व करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। अब देखिए, चूंकि इनका स्टाइल थोड़ा अलग है, इनकी एक्टिविटीज़ थोड़ी अलग है, ये नॉर्मल बिजनेस तो है ही नहीं, पहली बात इनका पर्पज़ ही नहीं है बिजनेस करना और प्रॉफिट कमाना, राइट। तो हम कुछ एडजस्टमेंट इस चैप्टर में ऐसे पढ़ेंगे जो दूसरी जगह आपको नहीं मिलेंगे, और चूंकि वो नए हैं और यही देखने को मिलेंगे तो उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी हमको समझना पड़ेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल कुछ जो एक्स्ट्रा चीज़ें हो सकती है उसमें क्या हो सकता है, देखिए जैसे डोनेशन, राइट। आप देखिए जो बिजनेस के बारे में आज तक जितने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट ये सब बनाए हुए हैं, डोनेशन आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि उनको डोनेशन कौन देगा। आप कभी जाते हैं तो किसी रेस्टोरेंट में, किसी शॉप में, शोरूम में थोड़ी डोनेशन दे करके आते हैं, कभी नहीं होता ऐसा। आप वहाँ से खाली परचेज और सेल करते हैं, बस जो भी परचेज सेल करना है ट्रांजेक्शन करते हैं, पैसे देते हैं और बात खत्म। ट्रेडिंग करते हैं आप बेसिकली उन बिजनेस एंटिटीज़ के साथ में। लेकिन यहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं प्रॉफिट के लिए नहीं होते हैं, ये चैरिटेबल पर्पस के लिए होते हैं, राइट। ये दूसरों की हेल्प करने के लिए होते हैं, ये समाज सेवा करने के लिए होते हैं। तो ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, लोग ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करने के लिए डोनेशन देते हैं, राइट। तो अब देखिए डोनेशन का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। तो डोनेशन और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमको मिलेगी जिसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमको समझना है। तो सबसे पहले डोनेशन का ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। अब देखिए, डोनेशन का ट्रीटमेंट इस बात पे डिपेंड करता है कि वो डोनेशन आपको जनरल पर्पस के लिए मिला है कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिल रहा है। अगर आपको जनरल पर्पस के लिए मिला है, इसका मतलब क्या होता है, सामने वाले ने डोनेशन दे दिया, बोल दिया आपको जो करना है करो। तो अब दो बातें होती है कि छोटा अमाउंट मिला कि बड़ा अमाउंट मिला है। अब देखिए, छोटे अमाउंट और बड़े अमाउंट की इस दुनिया में तो कोई डेफिनेशन हो नहीं सकती। वही अमाउंट किसी के लिए छोटा होता है तो किसी के लिए बड़ा होता है। तो कैसे पता लगाए कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो उसके बिजनेस का मीन्स उसके फाइनेंशियल सारे फिगर्स को देखते हुए, स्केल देखते हुए, उनकी एक्टिविटीज़ का हम जज कर सकते हैं कि इस क्लब के हिसाब से, इस सोसाइटी के हिसाब से, इस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ये अमाउंट छोटा है कि बड़ा है। तो अगर वो अमाउंट छोटा है मान लीजिए, इस नतीजे पर हम पहुंचते हैं, तो फिर उसको इनकम मान लीजिए, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे अमाउंट तो हर साल मिलते रहते हैं। तो हम इसको रेवेन्यू इनकम ट्रीट करेंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में शो करेंगे, राइट। क्योंकि ये हर साल मिलने वाली इनकम है। ऐसे डोनेशन तो बार बार मिलते रहते हैं, लोग आते रहते हैं और देते रहते हैं। लेकिन कभी कभार कोई आदमी आता है जो बड़ा डोनेशन का अमाउंट दे देता है। वो ऐसे डोनेशन, आपको बड़े बड़े डोनेशन बार बार नहीं मिलते, हर साल नहीं मिलते। तो ये डोनेशन कौन से नेचर का हो गया, कैपिटल नेचर का हो गया, ये रेवेन्यू नेचर का नहीं है। तो हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में न लिख करके सीधे बैलेंस शीट में जो कैपिटल फंड होता है वहां पर ऐड कर देते हैं, हम इसको कैपिटलाइज कर देते हैं, राइट। क्योंकि ये नॉन रिकरिंग नेचर का है और बड़ा अमाउंट है, सब्सटेंशियल अमाउंट का है। तो जनरल डोनेशन अगर मिला है तो दो बातें हो सकती है कि स्मॉल अमाउंट है कि बिग अमाउंट है। अगर स्मॉल अमाउंट है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में, और अगर बिग अमाउंट है तो कैपिटलाइज होगा।
नाउ अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन मिला है, आपने देखा है कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग डोनेशन देते हैं और पर्पस भी बता देते हैं कि मेरा ये पैसा इसके लिए यूज़ होना चाहिए। मान लीजिए किसी ने ऐसा होता है कि हॉस्पिटल को डोनेशन दे दिया, तो ये बोल के देते हैं कि भाई मैं ये डोनेशन दे रहा हूँ, ये केवल कैंसर पेशेंट के लिए दे रहा हूँ, कैंसर पेशेंट आएगा उसकी हेल्प करने के लिए डोनेशन को यूज़ कीजिएगा। होता है ना कई लोग का इमोशनल अटैचमेंट किसी इश्यूज़ के साथ हो जाता है। अब कोई था, आपने सुना होगा मूवीज़ वगैरह में कि उसके घर का परिवार का कोई मदर या फादर, माँ वगैरह की डेथ हो गई, कैंसर से हो गई, तो कसम खा लेता है कि अब मैं और किसी को कैंसर से जाने नहीं दूंगा इस दुनिया में। ऐसा होता है ना, तो वो लोग डोनेशन देते हैं तो क्या करते हैं, स्पेसिफिक पर्पस के साथ देते हैं कि भाई ये इसके लिए मैं दे रहा हूँ। तो अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए कभी भी डोनेशन दिया जाएगा तो उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी में शो किया जाएगा और उस अमाउंट को उसी पर्पस के लिए ही खर्चा किया सकता है, दूसरे पर्पस के लिए खर्चा नहीं कर सकते हो। जैसे कई लोग स्कूल को डोनेशन देते हैं, उसको लगता है कि मैं, उसका इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, कि मैं किसी भी स्कूल में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहता हूँ ताकि हमारे देश के जो बच्चे हैं वो, उनको कुछ रिसोर्सेज की कमी नहीं होना चाहिए स्पोर्ट्स में आगे आने के लिए। तो वो लोग डोनेशन क्या बोल के देते हैं कि भाई मैं स्पोर्ट्स फंड के लिए डोनेशन दे रहा हूँ आपको, तो आप इस पैसे को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं क्या? नहीं, आप केवल स्पोर्ट्स के पर्पस के लिए, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे डोनेशन को हम बोलते हैं स्पेशल डोनेशन, और ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी में शो किया जाएगा, इसे इनकम नहीं माना जा सकता। राइट नाउ इसके बाद देखिए ट्रीटमेंट ऑफ एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस का क्या करें? एंट्रेंस फीस का मतलब क्या होता है? एंट्रेंस फीस का मतलब होता है कि जब कोई एंटर करता है या उस ऑर्गेनाइजेशन में, क्लब में या चाहे ट्रस्ट में, सोसाइटी में, तो हम उस मेंबर से वन टाइम फीस लेते हैं एंटर करने का, राइट, फर्स्ट टाइम एडमिशन लेने का। तो कुछ लोग बोलते हैं भाई कि भाई तो बार बार मिलेगा नहीं, एक ही बार मिलेगा, एक मेंबर से तो एक ही बार मिलेगा, तो इसको कैपिटलाइज करना चाहिए, राइट, वन टाइम रिसिप्ट है ये। हर साल जो हम सब्सक्रिप्शन लेंगे, हर साल जो फीस लेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन जो एंट्रेंस फीस है वो तो जीवन में एक बार ही लेते हो एक मेंबर से, तो कैपिटलाइज करो। पर दुनिया में कुछ विद्वान ऐसे भी बोलते हैं नहीं, इसको रेवेन्यू इनकम मानना चाहिए। क्यों रेवेन्यू इनकम मानना चाहिए? क्योंकि भाई क्लब के हिसाब से सोचो ना, वो तो जीवन में एक बार देगा, पर ऐसे तो कई मेंबर हर साल आते हैं हमारे यहाँ, तो ये इनकम हमको तो हर साल होगी ना। उसके हिसाब से मत सोचो कि उसको तो जीवन में एक बार देना है, पर क्लब के हिसाब से सोचो, क्लब को ऐसी इनकम तो हर साल मिलेगी, क्योंकि हर साल बहुत सारे नए नए मेंबर आते रहेंगे, तो हर साल एंट्रेंस फीस मिलती रहेगी, तो ये रेवेन्यू इनकम है। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग इसको रेवेन्यू इनकम ही ट्रीट करते हैं। अगर हमको भी क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है तो हम इसको रेवेन्यू इनकम मानेंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस। देखिए कई बार हम ऐसी स्कीम भी लगाते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं भाई कहाँ उनसे हर साल मेंबरशिप फीस लेते रहेंगे, तो एक स्कीम लगा देते हैं कि आप एक काम कीजिए, पूरा लाइफ मेंबरशिप फीस एक साथ पे कर दो, पूरा का पूरा पैसा एक बार पैसा दो, जीवन भर आपको पैसा देने की जरूरत नहीं, आप ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बने रहोगे। ऐसी फीस हमको अगर किसी से मिलती है तो हमको इसको कैपिटलाइज ही करना चाहिए और कैपिटल फंड में बैलेंस शीट में ऐड कर देना चाहिए। इसको रेगुलर इनकम नहीं मानना चाहिए, राइट, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखना चाहिए। नाउ अब आइए ट्रीटमेंट ऑफ लेगेसी। देखिए कई बार क्या होता है, कई लोग अपनी वसीयत ऐसी चैरिटेबल संस्थाओं के नाम पर छोड़कर चले जाते हैं। आपने कई मूवीज़ में सुना होगा डायलॉग, कई जो होते हैं ना पिताजी होते हैं मूवीज़ में, बड़े वेल्दी होते हैं, बहुत रिच होते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं, उनका बेटा बड़ा बिगड़ा हुआ होता है, बार बार धमकी देते हैं अपने बेटे को कि नायला का अगर सुधरा नहीं ना तो पूरी जायदाद जो है वो अनाथ आश्रम के नाम कर दूंगा, तेरे कुछ नहीं दूंगा करके, राइट। तो कई पिताजी लोग सच में ऐसा कर भी देते हैं, अपनी पूरी वसीयत जो है वो उसके नाम पे कर देते हैं, किसी ऐसी संस्था के नाम पे, चैरिटेबल संस्था के नाम से। और कई लोगों के होते ही नहीं, कोई बच्चे वगैरह परिवार फैमिली में कोई मेंबर नहीं होता तो वो लोग भी देते हैं। एनीवेज कारण चाहे कुछ भी हो, पर ऐसा होता है कि कई लोग वसीयत में से कुछ पैसा ऐसी संस्थाओं को दे देते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लेगेसीज। और ऐसे इनकम को भी हम कैपिटलाइज करते हैं। ऐसी इनकम बार बार नहीं मिलती, क्योंकि ऐसे महापुरुष दानी लोग बार बार पैदा नहीं होते इस धरती पे, कभी कभार ही किसी संस्था को ऐसी इनकम मिलती है, तो इसको कैपिटलाइज करते हैं और कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं बैलेंस शीट में। ऑलराइट, तो ये था कुछ स्पेशल आइटम जिसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमको समझना जरूरी था कि हम इस चैप्टर में उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। अच्छा, अब एक और खास बात है जिसका ट्रीटमेंट हमको समझना है, वो है अगर आपको अमाउंट किसी स्पेसिफिक फंड के लिए मिला है, राइट, आपने कोई फंड बना के रखा है, मान लीजिए बिल्डिंग फंड है या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फंड है, आपने कोई भी ऐसा फंड बना के रखा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो अगर उससे रिलेटेड कोई भी पैसा आपको मिलेगा या उससे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस अगर होगा तो वो उस फंड में से किया जाएगा। ऑलराइट, देखिए मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कैसे करना है। अगर हमने किसी भी चीज़ के लिए एक अलग से फंड बना दिया, मान लीजिए प्राइज फंड बना दिया हमने, राइट, प्राइज फंड का मतलब क्या, मान लीजिए हमारी कोई स्कूल है, चैरिटेबल स्कूल है,
बच्चों को हम पढ़ाते हैं, प्रॉफिट के लिए नहीं बनी हमारी संस्था, और बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए, इनकरेज करने के लिए हर साल प्राइज़ देना पड़ता है। तो किसी ने हमको डोनेशन दे दिया भैया कि ये प्राइज़ के लिए ही, बच्चों को प्राइज़ देने के लिए इस पैसे को यूज़ करना, ऐसा बोल के दे दिया। तो हम क्या करते हैं, अलग से बना देते हैं प्राइज़ फंड। अब जो भी पैसा आएगा प्राइस के नाम पर, वो कहाँ डालेंगे, हम उस प्राइस फंड में डालेंगे, वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लेंगे। तो वो फंड कहाँ पर शो किया जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में शो किया जाएगा वो फंड। तो देखिए उसकी पूरी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, बैलेंस शीट के लायबिलिटी पर आएगा वो फंड। फॉर्मेट देखिए आपकी स्क्रीन के सामने, बैलेंस शीट के कहाँ पर आएगा, लायबिलिटी में आएगा वो फंड का ओपनिंग बैलेंस। साल भर में जितना पैसा उस फंड के नाम से मिला उसमें जोड़ देंगे। जो पैसा हमको डोनेशन के रूप में, किसी के रूप में मिला उस फंड के नाम से, वो जोड़ देंगे। कई बार ऐसे फंड का हम कुछ इन्वेस्टमेंट भी करके रख देते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट से भी अगर कोई इनकम आएगी, प्राइस फंड को आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट से भी जो इनकम आएगी वो इस फंड में जोड़ी जाएगी, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखी जाएगी। ये समझ लीजिए इस फंड का जो कुछ होगा वो सब उसी को देना पड़ेगा, क्योंकि आपने सुना होगा कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो जो फंड का इन्वेस्टमेंट है उसकी इनकम भी कहाँ आएगी, फंड में। अब अगर मान लीजिए प्राइस के लिए आपने साल भर में जो भी एक्सपेंडिचर किया है, तो वो कहाँ से माइनस किया जाएगा, इसी फंड से माइनस किया जाएगा। तो इसी फंड से माइनस कर देंगे जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर है, और जो बचेगा वो हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस इस फंड का, और वो दिखाया जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। ऑलराइट, तो ये सारे एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे, और इसके बाद अब सबसे मेन एडजस्टमेंट पर आते हैं जो हमको इस चैप्टर में करना पड़ता है। इस चैप्टर के जब भी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सबसे मेन एडजस्टमेंट आपको दिखेगा, कॉमन एडजस्टमेंट और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, वो है सब्सक्रिप्शन का। पूरा छाया रहता है इस चैप्टर में सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट, राइट। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है, राइट। देखिए सब्सक्रिप्शन, पहली बात तो क्या होता है, आमतौर पर ये एनुअल फीस को बोलते हैं हम सब्सक्रिप्शन। कोई भी इस टाइप की जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है, समिति होती है, ट्रस्ट होती है, वो अपने सारे मेंबर से एनुअल फीस लेती है। भाई हर मेंबर को बोलती है साल का थोड़ा थोड़ा फीस दो, क्योंकि उसी से तो फिक्स इनकम आएगी ना, बड़ी इनकम आएगी, उसी से तो साल भर के खर्चे पूरे करने पड़ेंगे हमको, राइट। तो ये एक प्रकार की रेवेन्यू इनकम है, फर्स्ट ऑफ ऑल हर साल मिलने वाली इनकम है। इस इनकम को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं सब्सक्रिप्शन इनकम करके। अब सवाल ये उठता है कि इस इनकम को कैलकुलेट कैसे किया जाए, राइट। कितना पैसा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है। क्या फॉर्मेट है, देखिए आपके स्क्रीन के सामने है। साल भर में जो हमको सब्सक्रिप्शन का अमाउंट रिसीव हुआ है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, जितना भी रिसीव हुआ है साल भर में, जो भी सब्सक्रिप्शन का अमाउंट रिसीव हुआ उसको लिख लीजिए। अब देखिए दो बातें हो सकती है, एक होता है आउटस्टैंडिंग और एक होता है एडवांस। आउटस्टैंडिंग मतलब कोई सब्सक्रिप्शन आपको मिलना चाहिए था पर किसी मेंबर ने नहीं दिया, तो उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। और एडवांस मतलब कुछ महापुरुष दुनिया में ऐसे भी होते हैं जो आने वाले साल का भी पहले से दे देते हैं। उनको लगता है यार कौन हर साल ये सब माथा पच्ची करे, बार बार दे, एक काम करो एक साथ ही दे देता हूँ 2 साल 3 साल का, अगले साल झंझट नहीं रहेगा। ऐसे भी होते हैं जो लोग एडवांस में सब्सक्रिप्शन देते हैं। तो दो बातें हो सकती है, आउटस्टैंडिंग और एडवांस। ये दोनों बातों में दो बातें और हो सकती है, ये ईयर के बिगिनिंग में भी हो सकता है और ये ईयर के एंड में भी हो सकता है। तो सब मिला के दो बातों के अंदर दो बातें हो सकती है, मतलब सब मिला कितनी बातें हो सकती है, 4 बातें। कैसे 4 बातें, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ ईयर, और एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर और एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ ईयर। तो देखिए हमारे सामने सिंपल सा फॉर्मेट है, कोई भी सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर होगा वो ऐड करेंगे हम। क्या लॉजिक है इसके पीछे, बहुत सिंपल लॉजिक है। मान लीजिए 1 लाख रुपए सब्सक्रिप्शन मेरे को मिल गया और मेरे को इस साल के एंड में 10,000 लेना और बाकी है, तो आप अपनी आत्मा से पूछे इनकम कितनी रुपए है आपकी इस साल की एक्रूअल बेसिस पर। 1 लाख मिल चुका है और 10,000 और लेना बाकी है। गाना आपने सुना होगा ना, थोड़ा सा प्यार हुआ है और थोड़ा है बाकी। तो थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन मिल चुका है और थोड़ा है बाकी, तो 1 लाख मिल चुका है और 10,000 बाकी है। इसका मतलब आपकी जो इनकम है सब्सक्रिप्शन से वो 1,10,000 रुपीज़ है, राइट। तो वो हम उसमें ऐड कर देंगे, ओके। ना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड प्लस होगा, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अगर ईयर के बिगिनिंग का होगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस। एंड का उल्टा होता है बिगिनिंग, बिगिनिंग का उल्टा होता है एंड। तो जो हुआ आउटस्टैंडिंग एट द एंड का, उसका अपोजिट होगा आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग का, ऑलराइट। अब इसके बाद आते हैं एडवांस। एडवांस एट द एंड, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द ईयर एंड। ईयर के एंड में किसी ने हमको एडवांस सब्सक्रिप्शन दे दिया आने वाले साल के लिए। अब देखिए मान लीजिए मेरे को 1 लाख रुपए का सब्सक्रिप्शन मिला, किसी ने मेरे को 5,000 रुपये दे दिया अगले साल के लिए, वो इसके अंदर शामिल है। तो अपनी आत्मा से पूछिए कि आपकी इस साल की इनकम कितनी सब्सक्रिप्शन की,
तो 95,000 है। क्यों 95,000 है भाई? 1 लाख आपको मिला है, उसमें 5,000 तो अगले साल का है ना, तो इस साल का कितना हुआ? 95,000 हुआ, तो हम उसको माइनस कर देंगे इस लॉजिक के साथ में। तो एडवांस एट द एंड को हम कर देंगे माइनस। अब अगर एडवांस एट द एंड को माइनस करेंगे तो एडवांस एट द बिगिनिंग को क्या करेंगे? प्लस। अपोजिट होगा तो प्लस कर देंगे। तो ये 4 प्रकार के एडजस्टमेंट हम करेंगे, तो फाइनली जो अमाउंट आएगा वो आएगा सब्सक्रिप्शन की इनकम फॉर दैट ईयर। और ये इनकम कहाँ लिखी जाएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में। और ये जो सब्सक्रिप्शन एडवांस था, बिगिनिंग था, ये सब कहाँ पर लिखा जाएगा? बैलेंस शीट में आएगा। जो सब्सक्रिप्शन लेना है आउटस्टैंडिंग वो एसेट में, जो एडवांस में मिल गया वो लायबिलिटी है, अमानत है, वो लायबिलिटी में आएगा। ऑलराइट, अब देखिए यही एडजस्टमेंट को हम एक अकाउंट के माध्यम से भी समझ सकते हैं। उस अकाउंट का फॉर्मेट आपके सामने स्क्रीन पर है। इन्हीं सारी चीज़ों को एक अकाउंट में लिख देंगे। कैसे लिख देंगे? जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है उसको हम लिख देंगे ईयर के बिगिनिंग में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट साइड में। जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है वो लायबिलिटी, उसका बैलेंस क्रेडिट होता है, ईयर के बिगिनिंग का जो होगा उसको लिख देंगे क्रेडिट में। और जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ईयर के एंड का और एडवांस सब्सक्रिप्शन ईयर के एंड का उसको लिख देंगे क्लोजिंग में। और जो पैसा आपको मिला है उसको लिख देंगे क्रेडिट साइड में बाय बैंक, सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट में। अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो होगा डेबिट साइड में टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, साल भर की इनकम। तो चाहे आप स्टेटमेंट के फॉर्मेट से प्लस माइनस करके निकालिए या अकाउंट का फॉर्मेट जो आपकी स्क्रीन के सामने उससे आप कैलकुलेट कीजिए, आंसर तो सेम ही आना है। अकाउंट के फॉर्मेट से भी हमें एक और फायदा है कि इन 6 आइटम नॉर्मली आते हैं। आपने देखा कौन कौन से 6 आइटम इस अकाउंट के अंदर आए। इनमें से कभी भी कोई 5 अगर मालूम हो और ये 6th वाला नहीं मालूम हो तो हम उसको बैलेंसिंग फिगर के रूप में फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो वो जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करूंगा तब बहुत ज़्यादा डिटेल में और एक्सप्लेन करूंगा कैसे इस अकाउंट का यूज़ करना है। पर आपने देखा कि ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट है और इसी तरीके से हम इसको बनाते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत, हर क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होता है सब्सक्रिप्शन का, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इस फॉर्मेट को यूज़ करना आना चाहिए। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कि हर क्वेश्चन में कैसे डील करना है सब्सक्रिप्शन की इनकम के साथ में। तो मैं जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ वो सब भी आप जरूर देखिएगा। इसके बाद हम आते हैं एक्सपेंसेस के एडजस्टमेंट के ऊपर। देखिए जब किसी भी एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट करते हैं तो सेम ऐसे ही एडजस्टमेंट जैसे आपने इनकम का देखा सब्सक्रिप्शन का, वैसे ही एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस के बारे में भी दिए जा सकते हैं। तो फॉर्मेट आपके सामने स्क्रीन पर है। हमने साल भर में कितना एक्सपेंसेस पे किया। फाइनल अकाउंट चैप्टर आप ऑलरेडी 11 में पढ़ चुके हैं। आउटस्टैंडिंग अगर कोई भी एक्सपेंसेस हो ईयर के एंड में तो क्या करते हैं, उसको प्लस करते हैं, तो प्लस हो जाएगा। अब ईयर के एंड का आउटस्टैंडिंग प्लस किया तो ईयर के बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग क्या कर दोगे, माइनस। सिमिलरली अगर कोई भी इनकम, कोई भी एक्सपेंसेस अगर हमने प्रीपे कर दिया है, पहले से प्रीपेड एक्सपेंसेस है, तो क्या करते हैं हम उसको माइनस कर देते हैं एक्सपेंसेस में से, तो माइनस हो जाएगा। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर ईयर के एंड में तो माइनस किया, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर ईयर के बिगिनिंग में हुआ तो क्या कर दोगे, उसको प्लस कर दोगे, तो वो प्लस हो जाएगा। राइट, तो किसी भी एक्सपेंसेस का भी हमको सिमिलर काइंड ऑफ एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। फॉर्मेट आपके सामने है, ऐसा ही ट्रीटमेंट हम करेंगे। और जितने भी प्रीपेड और एडवांस वाले हैं या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो सब कहां पर जाएंगे, बैलेंस शीट में भी जाएंगे। जो बैलेंस शीट का लॉजिक हमने बचपन से क्लास 11 में सीखा है, समझा है। राइट, अब इसके बाद देखिए लास्ट एडजस्टमेंट जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, स्पेशल एडजस्टमेंट जो इस चैप्टर का है, वो है कि कई बार स्पोर्ट्स इक्विपमेंट या प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का आइटम, हम जो है स्टेशनरी का मटेरियल वो यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, तो हमको ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि हम कितने रुपए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, कितना हमारा एक्सपेंसेस हुआ। देखिए इसके पीछे लॉजिक क्या है। मान लीजिए आपने स्टेशनरी का आइटम 5,000 रुपये खरीदा, ध्यान से सुनिए, कितने रुपए खरीदा, 5,000 रुपये का स्टेशनरी का आइटम खरीदा, परचेस किया, तो क्या मैं एक्सपेंडिचर में 5,000 रुपये लिख लूँ? जबकि देखिए मान लीजिए 5,000 में से मेरे पास आज भी 2,000 रुपये का स्टेशनरी का स्टॉक पड़ा हुआ है ईयर के एंड में, तो आप बताइए स्टेशनरी परचेज जो है 5,000 का वो एक्सपेंडिचर मानना चाहिए कि स्टेशनरी मैंने कितना कंज्यूम किया वो इस साल का एक्सपेंडिचर माना जाना चाहिए, कितना कंज्यूम किया वो माना जाना चाहिए। क्योंकि 5,000 की स्टेशनरी खरीदी ज़रूर है पर 2,000 की अभी तक पड़ी हुई है, इसका मतलब यूज़ कितना किया, 3,000 का किया, तो मेरा एक्सपेंडिचर भी कितना माना जाना चाहिए, 3,000 ही माना जाना चाहिए। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना आएगा, 3,000। तो हमको कई बार ये क्वेश्चन में कैलकुलेट करना पड़ता है, तो ये कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मेट मैंने आपके स्क्रीन के सामने रखा हुआ है, आप इसको देखिए। इसमें हमको क्या करना पड़ता है, हमने जितना भी पैसा स्टेशनरी के लिए सबसे पहले पे किया है, जितना भी पैसा पे किया है उसमें हम क्रेडिटर एट द एंड को प्लस करते हैं और क्रेडिटर एट द बिगिनिंग को माइनस करते हैं, तो ये आ जाता है स्टेशनरी परचेज। क्योंकि कई बार क्वेश्चन में स्टेशनरी परचेज भी नहीं दिया होता, पेड दिया होता है, तो पेड इज नॉट इक्वल टू परचेज एंड परचेज इज नॉट इक्वल टू पेड।
तो हाउ कैन वी फाइंड आउट परचेज फ्रॉम द पेड? तो इसका मैंने फॉर्मूला आपको बताया है कि पेड जो दिया रहेगा उसमें ये प्लस माइनस कर देंगे तो आ जाएगा स्टेशनरी परचेज। अब स्टेशनरी परचेज से निकालना पड़ता है स्टेशनरी कंज्यूम। क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर कौन सा है हमारा? स्टेशनरी कंज्यूम हमारा एक्सपेंडिचर है। तो हम स्टेशनरी परचेज में से प्लस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, तो आ जाएगा स्टेशनरी कंज्यूम। अब ये जो कंज्यूम होगा यही जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में एक्सपेंसेस के रूप में। ऑलराइट, तो ये जैसे मैंने आपको स्टेशनरी का एक्सप्लेन किया, ऐसे ही स्पोर्ट्स मटेरियल के रूप में भी सेम एप्लीकेबल होगा। तो ये थे डिफरेंट टाइप ऑफ एडजस्टमेंट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में यूज में आते हैं। राइट, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसका फॉर्मेट, इसका सब स्टेटमेंट वगैरह वगैरह। प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, उसमें एक्सप्लेन करूंगा सारी बातें कि ये सब फॉर्मेट कैसे यूज में आएंगे, कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते समय हम इनको डील करेंगे, और बहुत सारी और बातें। तो मेरे दूसरे सारे वीडियोस भी जो बने हुए अलग अलग टॉपिक पर, AIC चैप्टर के दूसरे वीडियोस, वो सारे भी जरूरत पड़ने पर जरूर देखिएगा। आई होप कि आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।